तो बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी तीनों जीत की खुशी में मगन है। लेकिन एक और चुनाव अभी बाकी है और वो चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो चुनाव है मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव। ये दोनों उम्मीदवार सामने हैं और इन्हीं दो चेहरों में से फैसला होना है। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि महायुति की सरकार में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। कुर्सी बीच में है और दोनों कैंडिडेट तैयार हैं। अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक तौर पर देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय माना जा रहा है। लेकिन कड़ी टक्कर एकनाथ शिंदे की तरफ से मिलनी भी तय है, जो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, इस बात को लेकर संशय है। अब कुर्सी में महायुति में मंथन शुरुआत हो चुकी है। सीएम पद की रेस में फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच शुरू हुई रेस अब तेज हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं कि 24 तारीख को पर्यवेक्षक पहुंचेंगे महाराष्ट्र में, 25 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और 26 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। मेरा पानी उतरता देश किनारे पर घर मत बसा देना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। महाराष्ट्र की चुनावी जंग का अभिमन्यु अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। देवेंद्र फडणवीस अब बीजेपी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। लेकिन क्या फडणवीस मुख्यमंत्री भी बनेंगे? सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से यह तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। बैठकर बात तो होगी, लेकिन बात तो ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और अकेले दम पर 130 सीटें जीती। इस जीत का सेहरा सजा है देवेंद्र फडणवीस के सर पर, तो सीएम का ताज भी फडणवीस का पहनना बनता है। अब भी अगर फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस अमित शाह और पीएम मोदी के नजदीकी माने जाते हैं। इस बार जीत में देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका है और आरएसएस की नजर में देवेंद्र फडणवीस ही सीएम पद के दावेदार हैं। फडणवीस खुद भले ही ना कहें, लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का अगला सीएम वो ही हैं। तर मी एवढं सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही, मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे। अब फडणवीस सीएम बनेंगे तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा? क्योंकि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी है, जो अब रही नहीं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से शिंदे के पास दो विकल्प हो सकते हैं। पहला, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जाए। लेकिन क्या शिंदे को सीएम के बाद डिप्टी सीएम का पद मंजूर होगा? ऐसे में दूसरा विकल्प ये कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को केंद्र में ले आए और मंत्री पद ऑफर करे और शिंदे के करीबियों को महाराष्ट्र में मंत्री बनाए। वैसे अभी बाजी एकनाथ शिंदे के हाथ में है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी किनारा भी करे तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन सकती है और ये बात शिंदे भी समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है, नड्डा और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। अब बात रही अजित पवार की, तो चुनाव के दौरान सीएम के लिए अजित पवार के नाम के पोस्टर लगे और अजित पवार सीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। लेकिन जो रिजल्ट आया, संभावनाएं बहुत कम है कि अजित पवार सीएम पद के आसपास भी रह पाए। मुंबई से अश्विन पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की तारीख में आम जनता भी मान चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस ही जीत के हीरो है और जीत का ताज हीरो के सिर पर शोभा देता है।
देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, इस बारे में कोई संदेह बचा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को जीत दिलाई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 में बीजेपी को दोबारा जीत दिलाई, लेकिन 2019 में शिवसेना के धोखा हुआ। देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उन्हें तब कहा था कि मैं समंदर हूं और लौट कर आऊंगा, और आज वही होता हुआ दिख भी रहा है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। और ये बात सच साबित हुई। देवेंद्र फडणवीस सत्ता में तो आए, लेकिन तब उन्हें सीएम की कुर्सी के बजाय डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार दावेदारी बहुत मजबूत, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के बाद जो कद बढ़ाया, उससे साफ होता है कि मुख्यमंत्री पद अगर कोई डिजर्व करता है तो देवेंद्र फडणवीस। हालांकि राजनीति में जो दिखता है वैसा ही हो, यह भी जरूरी नहीं है, इक्वेशन कुछ और भी हो सकती है। लेकिन आज महाराष्ट्र की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिंग स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व को बधाई दी और साफ कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और यह बीजेपी के गवर्नेंस के मॉडल पर मुहर। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो महाराष्ट्र के जो नतीजे आए उसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए खुश होने वाली कई बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जनता की अदालत में फैसला हो गया। ये फैसला हो गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, ये जनता ने स्वीकार कर लिया। जनता ने स्वीकार कर लिया कि अजित पवार की एनसीपी असली एनसीपी, यह आंकड़ों के जरिए जनता ने बता दिया। लेकिन चुनाव के नतीजों से साफ यह भी हुआ कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है। शिंदे गुट की शिवसेना 81 सीटों पर लड़ी, 55 सीटें जीती, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो 95 पर खड़े होकर सिर्फ 21 सीटें जीत पाई। और यही हाल एनसीपी का है। अजित पवार की एनसीपी 59 पर लड़कर 41 सीटें जीतती है, तो शरद पवार की एनसीपी 40 पर लड़कर 10 सीटें जीती, यानी 4 गुने का अंतर। साफ है असली कौन है, लकड़ी कौन है, ये बहुत आराम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके जनता ने बता दिया। लेकिन सबसे बुरा हाल किसका हुआ? सबसे बुरा हाल हुआ शिवसेना उद्धव ठाकरे का, जिसे बाला साहब की विचारधारा से बटना और विचारधारा से किनारे हटना बहुत महंगा पड़ा। अब समझिए जरा कि शिवसेना कहां चूकी और कैसे फेल हुई। 1987 मुंबई के विले पार्ले के उपचुनाव में बाल ठाकरे ने एक सभा में कहा कि हम ये चुनाव हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ते हैं, हमें मुस्लिम वोटों की परवाह नहीं, ये देश हिंदुओं का है और उनका ही रहेगा। ये बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं। एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों से मताधिकार को वापस लेने की बात कही। ये बाल ठाकरे का हिंदुत्व था। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का एजेंडा विरासत में मिला, उसी वजह से पार्टी बढ़ी। लेकिन सीएम पद की खातिर अपने ही हाथों से उसी एजेंडे को तिलांजलि दी। एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों से मताधिकार को वापस लेने की बात की थी, लेकिन यह एजेंडा जो था, जिस एजेंडे पर उद्धव ठाकरे आए, वो बाला साहब ठाकरे के एजेंडे से बिल्कुल अलग। उद्धव ठाकरे ने पहले उस कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया जिसके बारे में बाला साहब ठाकरे कहते थे कि वो कभी उनके साथ नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों को वोट हासिल करने के लिए हिंदुत्व से किनारा किया, क्योंकि बाला साहब हमेशा कहते थे कि उन्हें मुसलमानों को वोट चाहिए नहीं। हमारी कोशिश ये बताने की बिल्कुल नहीं कि इस देश के अंदर किसी धर्म विशेष को मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए, धर्म विशेष को नहीं मिलना चाहिए। इस देश के अंदर हर एक हिंदुस्तानी को हक है अपनी मर्जी से वोट कास्ट करने का।
लेकिन यहां बात पार्टी की आइडियोलॉजी की। जिस आइडियोलॉजी पर शिवसेना खड़ी हुई, उस आइडियोलॉजी से उद्धव ठाकरे हटे और आज नतीजा ये कि शिवसेना का असली वारिस जनता ने शिंदे गुट को मान लिया और ठाकरे परिवार के वारिस होने को नकार दिया गया है। मुझे लगता है 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र और झारखंड में। महाराष्ट्र में बिल्कुल आपने सही कहा कि नंबर जो है वो आशा के विपरीत है। हमारी आशा और उम्मीद इससे बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम डिसअपॉइंटेड हैं। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है।